Guys, welcome back to my channel. Welcome back to Buddy Lectures. Today we have a new series of वीडियो कल हमने एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट की थी अपने चैनल पे, तो आज इसको आपको कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी। इसी का पार्ट 2 है। कल तक हमने ये बात पढ़ी थी कि जो भारत की विदेश नीति है, विदेश नीति पहले होती क्या है, वो भारत की विदेश नीति कैसे कैसे प्रभावित हुई, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, स्थानिक कारक हो, ज्योग्राफी फैक्टर हो, कहीं ना कहीं से जहाँ स्थान है वो, और भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, भारत की जिस तरह आकृति है, उन सब चीज़ों ने भारत की विदेश नीति को एक आकार दिया है। फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन है, उन्होंने किस किस तरह प्रभावित किया। कुछ क्षेत्रीय घटनाएं हुई हैं जिन्होंने भारत की विदेश नीति को समय समय प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति आर्थिक विकास में 1991 में जब भारत ने थोड़ी उदार नीति अपनाई थी अपने आर्थिक विकास करने के लिए, तो उस तरह से। उसके बाद हमने ये बात पढ़ी थी कि अलग अलग टाइम में कैसे कैसे घटनाएँ हुई थी। 1947 में क्या विदेश नीति बन रही थी, उसके बाद 1991 में क्या थी, 1998 में जब परमाणु प्रशिक्षण हुआ तब क्या थी, फिर कारगिल घुसपैठ हुआ तब क्या, 2001 में जब हम 9/11 की घटना हुई तो किस तरह उस विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसका। तो ऐसी जो विभिन्न घटनाएं हैं उनका अलग अलग टाइम पीरियड पे एक विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख सिद्धांत कैसे कैसे थे। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता जो 1947 में हमारा भारत देश जो है स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले क्या था, भारत की जो विदेश नीति थी उस पर ब्रिटिश का प्रभाव था। ब्रिटिश यहाँ पे हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे, तो उसका ऑब्वियस है ब्रिटिश सरकार जो है उसका प्रभाव था हमारी विदेश नीति पे। वो ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने हिसाब से विदेश नीति को है निर्धारित करती थी, उसका निर्माण करती थी। तो वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य का उसमें समर्थन प्रदान था, वो ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने के उसमें थे, और उनको उन्हीं के ऊपर मतलब ब्रिटिश कहीं ना कहीं अपने देश को प्रमोट करने के लिए या अपने को अच्छे संबंध बनाने के लिए जिन जिन देशों से उन पर केंद्रित थी, तो वो उस पर ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिला। लेकिन स्वतंत्रता जो है उसके पश्चात क्या हुआ, वो आदर्शवाद और संप्रभुता देखने को मिली हमें 1947 से 62 के बीच में। तो ये एक पहला चरण था भारत की विदेश नीति का। उसमें आदर्शवाद और भारत की नई संप्रभुता को प्राप्त करने की मजबूत करने की इच्छा से चिन्हित था। तो उस टाइम पे क्या था, सबसे पहले जो भारत की विदेश नीति बनी थी वो थोड़ी आदर्शवादी बनी थी, और वो एक संप्रभुता बनी थी, मतलब कि भाई भारत एक संप्रभु देश होगा, वो किसी के पिछलगू नहीं रहेगा, अपना उसका एक अलग इंडिपेंडेंट होगा, उस पर कोई भी उसके ऊपर मतलब स्वतंत्र रहेगा भारत। और जो भारत जो है वो किसी को उपनिवेश बनाने में और किसी का उपनिवेश बनने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो आदर्शवादी उसकी एक विचारधारा थी कि हमें आदर्शवाद के उसमें रहना है, मित्रता, भाईचारा। तो इस तरह से उन्होंने जो सबसे पहले विदेश नीति बनी थी तो वो आदर्शवादी बनी थी थोड़ी, और संप्रभुता के उसमें थी। तो 1947 से 1962 तक। उसके बाद देखते हैं कि जैसे 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो उसके बाद से भारत की जो विदेश नीति है उसने एक नया मोड़ लिया और वो यथार्थवाद की तरफ उन्मुख हुई। तो ये सारे प्रोसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही जैसे हम जो 1947 के बाद क्या हुआ था, जब भारत देश जो है आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या होता है, एक विश्व स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1947 से लेकर 1991 के बीच में दो जो थे, एक विश्व जो था वो दो महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। तो इन सब चीज़ों से इन दो गुटों में ना रहकर भारत ने एक अपना एक अलग गुट बनाने का, मतलब गुट निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। तो वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। तो उसमें क्या था, कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गुट नॉन अलाइनमेंट जो है उसकी अवधारणा का उदय क्या होता, शीत युद्ध के दौरान के हुआ था। जब शीत युद्ध का टाइम था तब में ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन उसका उदय हुआ था। जब क्या हुआ था, अमेरिका के पूंजीवादी उदारवाद और सोवियत के साम्यवादी के बीच तटस्थ रहने का, मतलब जो अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच में जो ये युद्ध था, ये युद्ध एक प्रॉपर युद्ध नहीं था। इसमें अभी कोई सैन्य युद्ध शामिल नहीं था, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई थी कि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो इस तरह जो विश्व है, वो विश्व महाशक्ति जो है वो दो गुटों में बट के रह गई थी। इसी के साथ ही इस दो गुटों में से निरपेक्ष रहने का फैसला लिया था भारत ने कि भारत ना ही अमेरिका की सोवियत जो पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका समर्थन करेगा, पूंजीवादी अपनाएगा, या हम
ना ही सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा में। तो भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाई थी। तो इसी तरह से बांडुंग में कॉन्फ्रेंस हुआ था कि आधारिक तौर पर यह आंदोलन जो था अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया बांडुंग में सम्मेलन हुआ था। इसमें है करंट मेंबरशिप देखें तो नाम जो है, नाम जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, गुरुनिरपेक्ष आंदोलन है, उसके 120 देश हैं करंट में। अगर हम देखें तो 120 सदस्य देश उसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं उसको हम ग्लोबल साउथ का उसमें नाम देते हैं। और अफ्रीका का हर देश दक्षिण सूडान को छोड़कर नाम का सदस्य है। जो अफ्रीका है उसका हर एक देश जो है वो नाम का सदस्य है दक्षिण सूडान को छोड़कर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई कौन सा जो देश है वो नाम का सदस्य नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट पीजीटी वीजीटी टीजीटी वगैरह में भी आ जाते हैं। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम रेलिवेंस देखें कि आज भी रेलिवेंस क्या है इसकी 21 सेंचुरी में भी, तो मल्टीपोलरिटी है कि बहुध्रुवता है कि दुनिया जो है वो बहुध्रुवता की ओर बढ़ रही है। नाम फिर से प्रासंगिकता प्राप्त कर रहा है कि भारत में जो है अलग अलग ध्रुव बन रहे हैं। मतलब हम किसी एक ही महाशक्ति के अंदर, हम एक ही महाशक्ति के अंतर्गत ना रहकर हम अपने एक अलग अपनी विचारधारा बना रहे हैं, एक अलग ध्रुव बन रहा है। तो इस तरह से विचारधारा का जो है अलग अलग सबकी विचारधारा का महत्व है। तो उस कहीं ना कहीं इसने फिर से प्रासंगिकता प्राप्त कर ली है। फिर रिविजन्स अगर देखें तो उन्होंने 21वीं सदी की बदलती वैश्विक वास्तविकताएं और जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उसको जवाब देने के लिए अपनी संरचनाएं और दायरे में कुछ संशोधन हमें करने होंगे। तो ये वाली बातें हैं। उसके बाद अगर हम देखें हम फाउंडिंग लीडर्स कौन कौन से थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ तो उसके लीडर्स कौन कौन से थे। तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1961 में, उसकी स्थापना हुई थी। जब उस टाइम नाम की जो स्थापना थी तो उस टाइम पांच सदस्य इसमें शामिल थे। जोसेफ ब्रॉस टीटो यूगोस्लाविया के, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, जवाहरलाल नेहरू भारत के, क्वामे नक्रुमा घाना के, सुकर्णा इंडोनेशिया के। तो ये भी चीज़ें याद करना ये कहाँ से क्या थे। तो ये तुम कहीं भी लिख सकते हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो भाई विश्व अलग अलग दो गुटों में बटा हुआ था उस टाइम पे। तो अलग रहने का फैसला जिन्होंने लिया था तो उन्होंने अलग से बनाया था, तो उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जो दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होते। ऐसे ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में हुई थी। और जोसेफ ब्रॉस टीटो जो यूगोस्लाविया के थे, गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, क्वामे नक्रुमा घाना के और सुकर्णा इंडोनेशिया के, इन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया था और इन्होंने ये स्थापित किया था बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जब पहली बार उपयोग कब किया था, गुटनिरपेक्ष शब्द का पहली बार उपयोग जो था, गुटनिरपेक्ष जो शब्द है उसको पहली बार कब उपयोग में क्या लिया था, तो 1950 में, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत और यूगोस्लाविया द्वारा इसका पहली बार उपयोग किया गया था 1950 में यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, जिन्होंने कोरिया युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इनकार किया कि भाई 1950 में जो कोरिया युद्ध हुआ था कि भाई हम दो में से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहली बार प्रयोग किया गया था उस टाइम पे। इसकी स्थापना और उसकी औपचारिकता देखें तो वही 1955 में बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत जो थे वो बताए गए थे। 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रिजनो जो द्वीप थे उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। 1956 में हस्ताक्षर हुए थे इस चीज़ पे, सबने साइन किया था कि ब्रिजनी घोषणा ने आंदोलन को औपचारिक रूप दिया था। और 19 जुलाई 1956 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हस्ताक्षर किए गए थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉस टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इनके हस्ताक्षर हुए थे। 3 के हस्ताक्षर हुए थे, 5 जो थे इसके मेंबर्स थे उस टाइम पे। ठीक है, घोषणा के इसके सिद्धांत क्या क्या थे कि शांति, सामूहिक सुरक्षा, स्वतंत्रता के विस्तार और एक देश के दूसरे देश पर प्रभुत्व को समाप्त करने से प्राप्त की जा सकती है। किसने ये बात कही थी कि शांति हो, सामूहिक सुरक्षा हो, जो स्वतंत्रता है, अपनी जो हमारी लिबर्टी है उसको को विस्तार किया जाए, और एक देश दूसरे देश पर अपने प्रभुत्व जो है उसको प्रभुत्व को जो समाप्त करना है, मतलब कि एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व नहीं होगा। तो ये मेन इसमें है, शांति, सामूहिक सुरक्षा, स्वतंत्रता और एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व समाप्त, मतलब एक अपने संप्रभु देश बनाने के ऊपर था। नेक्स्ट है इसकी वैचारिक आधार क्या था इसका, तो जो रेजोल कारिम लास्कर है, एक उन्होंने ये बात कही थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की द्विध्रुवीय
शक्ति संरचना के वेद नए स्वतंत्र देशों की अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता की रक्षा की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तो ये एक किसका विचार है, लाइक ये तुम्हें ऐसे कोटेशंस जो है कि इसने ये वाली बात कही है संदर्भ में, ये चीज़ अगर तुम एमपी और एमए में भी डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं टीचर्स पे। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो कि रिजॉल्व करीम लास्कर जी जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, कि वही वाली बात है जो शीत युद्ध की जो दो ध्रुवीय शक्ति है उनके बीच में जो नए स्वतंत्र देश है, जो स्वतंत्र देश अपने हुए नए स्वतंत्र देश हैं, दो ध्रुवीय शक्ति के बीच में जो स्वतंत्र हुए नए देश हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी खुद की जो लिबर्टी है और उनकी संप्रभुता सॉवरेनिटी है, उसकी रक्षा करने के लिए इच्छा से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है। जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग अपनाता है। पश्चिमी और जो पूर्वी देश के गुट हैं उनके बीच में कि मध्यम मार्ग जो है उसको अपनाता है, मध्यम मार्ग की वकालत करता है। इसने अगर हम शब्द का आगे प्रयोग देखें तो भारतीय राजनयिक जो वी.के. कृष्ण मेनन है उसने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में गुटनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया था। तो अगर हम इसका आगे उपयोग देखें तो राजनयिक जो है वो वी.के. कृष्ण मेनन, उसने 1953 में उन्होंने UN में संयुक्त गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। जवाहरलाल नेहरू में श्रीलंका 1954 में श्रीलंका के कोलंबो में एक भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने 54 में जो श्रीलंका के कोलंबो में एक भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांत को रेखांकित किया था और उनके साथ चीनी प्रधानमंत्री जाऊ एन लाइन के साथ भी थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शांति के साथ सह अस्तित्व बना के उन्हें 5 सिद्धांत दिए थे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो ये गुटनिरपेक्ष है वो आगे बड़े लेवल पे होता रहा। अगर इसका सम्मेलन देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में पहली बार आयोजित हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों के राज्य और सरकार के प्रमुख के सम्मेलन के प्रतिभागी के रूप में जुड़ गए थे कि भाई पहली बार इसमें आयोजित हुआ था तो इसमें गुटनिरपेक्ष जो राज्य थे उनके राज्य या सरकार के जो प्रमुख थे वो सम्मेलन में भाग लिए थे। 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। अब इसके बाद कर देखे जाए तो पंचशील समझौता अगर हम देखें तो पंचशील समझौता वही श्रीलंका कोलंबो में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो उनका मेन मोटिव क्या था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब शांति से पीसफुल एग्जिस्टेंस, मतलब पीस के साथ ही मिलजुल कर काम करे, सहारे मिलजुल कर रहे। तो इस तरह से तो पंचशील समझौता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या था, इनका महत्व क्या रहा है कि पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें क्या इसका उद्देश्य क्या था कि जो दो देशों के बीच जो भी विवाद चल रहा है, मतलब 1954 में पंचशील समझौता हुआ था उसमें ये उस पर हस्ताक्षर किए थे भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954, इसकी डेट भी याद करना। इसका उद्देश्य मेन क्या था कि जो देशों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है भारत और चीन के मध्य उसको हल करना। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे और ये 5 सिद्धांत नॉर्मल है, मतलब याद हो जाएंगे याद करना चाहो तो उसमें क्या है कि एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है और जो संप्रभुता है हम उनका सम्मान करेंगे। मतलब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक दूसरे के जो क्षेत्रीय अखंडता है जहाँ तक उनकी बाउंड्रीज है और जो संप्रभुता है हम उनका परस्पर सम्मान करेंगे। परस्पर आक्रामकता ना करना, मतलब हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करें, मतलब परस्पर आक्रामकता ना करना, एक दूसरे पे हम आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक जो मामले हैं उसमें हम परस्पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर्स हैं हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम समानता और परस्पर लाभ के साथ रहेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हम दूसरे पे दबाव बनाएंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की थी तो ऐसे 5 पंचशील सिद्धांत जो था ये दिया गया था। तो ये बड़े लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें हुई थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, फिर ये भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, तो ये जो था इन्होंने भारत के विदेश नीति कैसे प्रयास किया। ऐसे ही गुजराल सिद्धांत हुआ था। गुजराल सिद्धांत की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो था पूर्व प्रधानमंत्री R.K. गुजराल के उसमें हुई, इन्होंने इसकी उत्पत्ति की थी 1996 से 1997 में। वो केंद्रीय विदेश मंत्री थे, इन्होंने के रहते हुए जो गुजराल सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया था। तो 1996 से 1997 उसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री R.K. गुजराल हैं, इनका उद्देश्य क्या था, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बीच में विश्वास बनाने के लिए और आपसी बातचीत के माध्यम से, मतलब विश्वास बनाने के लिए और आपसी बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं उनको हल करने पर केंद्रित है। कि मतलब जो भी द्विपक्षीय जो भी मुद्दे होंगे उनको आपसी बातचीत से हल करेंगे और विश्वास मतलब बनाए रखेंगे अपने पड़ोसियों के साथ। तो उसके ऊपर ये गुजराल सिद्धांत जो है गुजराल सिद्धांत आया था। इसमें गुजराल सिद्धांत में भी 5 सिद्धांत दिए गए हैं। 5 सिद्धांत में यूनिलेटरल एकोमोडेशन। यूनिलेटरल एकोमोडेशन इसका मतलब होता है कि
तो यूनिलेटरल एकोमोडेशन होता है कि एक तरफा जो समायोजन है वो उसकी बात करता है ये। इसमें क्या है कि जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, ये सब जो है ये भारत के पड़ोसी देश हैं। जैसे पड़ोसियों के साथ भारत जो है पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करता, मतलब भारत जो है इनके साथ कंपटीशन नहीं रखता, और बल्कि सद्भाव और विश्वास में जो दे सकता है उन्हें प्रदान करेगा। मतलब उनके साथ कंपटीशन ना रखकर उनके साथ सद्भाव और विश्वास में वो उनकी हेल्प करेगा। तो ये यूनिलेटरल एकोमोडेशन है कि समायोजन, कि एक तरफा समायोजन करेगा, सम्मिलित करने के समायोजन करने का प्रयास करेगा। उसके बाद है नॉन यूज़ ऑफ टेरिटरी, कि एक दूसरे की जो क्षेत्रीयता है उसका उपयोग नहीं करेगा, कि दक्षिण एशियाई देश अपने मित्र का उपयोग किसी अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्र के हित के खिलाफ ना करने दे। मतलब कि एक दूसरे की टेरिटरी, जो एक दूसरे की क्षेत्रीयता है, मतलब हाँ, अगर दक्षिण एशियाई देश जो है उसमें जो भी देश शामिल है, दक्षिण एशियाई देशों में जो भी क्षेत्र शामिल है, जो भी देश शामिल है, वो अपने जो भी क्षेत्र हैं उसका उपयोग वो हम किसी दूसरे दक्षिण एशियाई जो देश है उसके हित के खिलाफ ना करने दें। मतलब कि दक्षिण एशिया में जो दो देश शामिल है, जैसे कि ये लगा लो भूटान है, तो भूटान ऐसा कोई काम, मतलब भूटान पाकिस्तान को भी कोई ऐसा सैनिक अड्डा ना करने दे, मतलब कोई ऐसा काम ना करने दे जो कि भारत के खिलाफ हो जाए। तो इस तरह की एक दक्षिण एशियाई देश अपने जो है क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्र के हित के खिलाफ, मतलब जो दूसरे दक्षिण एशियाई राष्ट्र के हित के खिलाफ होगा वो काम ना करने दे। तो ये है नॉन यूज़ ऑफ टेरिटरी। तो उसके बाद तीसरा है पॉइंट नॉन इंटरफेरेंस, कि मतलब एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। तो यही वाली बात जो है नॉन इंटरफेरेंस के, जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये वाली पंचशील सिद्धांत में भी है। फिर है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की संप्रभुता, और एक जो उनकी एकता और संप्रभुता है उनकी बात है, सभी दक्षिणी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। वही वाली बात पंचशील सिद्धांत में भी है कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता जो है उसका सम्मान करना चाहिए। पीसफुल नेगोशिएशंस, कि सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाना, कि मतलब जो भी इन देशों के मध्य विवाद होंगे, जो दक्षिण एशियाई देशों के मध्य होंगे, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा, युद्ध का सहारा नहीं लिया जाएगा। तो ये गुजरात सिद्धांत में 5 सिद्धांत दिए गए। एप्लीकेशंस देखें तो हम इनकी, जैसे एप्लीकेशंस देखें हम इन सिद्धांतों की, तो जैसे गंगा वाटर शेयरिंग है, तो आगे आगे क्या क्या, मतलब एग्जांपल्स क्या क्या आगे चीज़ें आई हैं दक्षिण एशिया देशों में, किस तरह उन्होंने अपनी जो संप्रभुता है, पारस्परिकता है और एकता है, अखंडता है, उनकी रक्षा करी है, मिलजुल कर किस तरह काम करा है, वो वाली बात कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें जो एप्लीकेशन है, जैसे पहले गंगा वाटर शेयरिंग 1996 में भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ एक गंगा जल से आज जो साझा करने का समझौता किया था, तो भारत ने बांग्लादेश के साथ 1996 में गंगा जल का जो है साझा करने का, मतलब गंगा जल को जो है उनके साथ बंटवारा करने का समझौता किया था। फ्रीजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद पीआरसी, कि भारत और चीन के द्वारा सहमति बनाई गई थी कि विश्वास निर्माण उपाय भी इस नीति का हिस्सा था, कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो था उनको फ्रीज कर दिया जाए, उनको रोका जाए भारत और चीन के बीच में। तो ये वाली बॉर्डर डिस्प्यूट को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान, की पाकिस्तान के लोगों के बीच जो संपर्क है उसको बढ़ावा देना, विशेष रूप से जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको, और जो सांस्कृतिक समूह हैं उनके लिए एक वीज़ा शुल्क और पुलिस रिपोर्टिंग जो है उनमें रियायत देना, कि भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। पाकिस्तान के देश जो है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत से ही गए हुए थे, तो इस तरह से भाई पाकिस्तान से जो है लोगों के संपर्क है उनको बढ़ावा देना, भाई जो बुजुर्ग नागरिक हैं और जिनके सांस्कृतिक समूह हैं उनको जो है एक वीज़ा शुल्क देना, कि भाई पुलिस रिपोर्टिंग में उन्हें रियायतें देना, उन्हें वीज़ा शुल्क देना। फिर ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विद मेजर्स विद पाकिस्तान के 1997 में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर में वार्ता में 8 क्षेत्रों की पहचान की गई थी, कि मतलब जहाँ पे विदेश सचिव जो हैं ये एक दूसरे के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जब वो सेक्रेटरी स्तर पर जब बात करते हैं तो उसमें 8 क्षेत्रों की पहचान की गई थी और विश्वास बनाया जा सका कि सभी जो विवाद है उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो है हल किया जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच में जो है ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई थी जहाँ एक दूसरे के जो विदेश सचिव हैं वो बात कर सकें और जो भी आगे विवाद हो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। तो ऐसे ही फिर ये परमाणु शक्ति जो है उसका प्रभावी उपयोग क्या हुआ था, उसके बाद की इनिशियल अप्रोच देखे जब कि भाई परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग की भी बात की थी। 1971 में बांग्लादेश का संकट भी आया था, तो इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न
देश भी बन गया था। तो उन्होंने अपना परमाणु परीक्षण भी किया था, पहले 71 के आसपास किया था, 1991 में किया था। खुद को जो है परमाणु हथियार जो है भारत ने घोषित कर दिया था। तो इस तरह से भाई जब देखा कि उनकी अलग अलग अप्रोचेज़ जो हैं वो चेंज होती गई, तो भारत ने किस तरह से कार्य किया है, अपनी विदेश नीति किस तरह से प्रभावित हुई है। जैसे सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले कि भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, उसके बाद ब्रिटिश शासन के बाद आदर्शवाद आया। आदर्शवाद और जो संप्रभुता की बातचीत है वो वहाँ से स्टार्ट हुई 1947 से 1962 तक कहीं ना कहीं आदर्शवाद था। उसके बाद 62 में जब चीन ने आक्रमण किया था तो उसके बाद यथार्थवाद पे की ओर उन्मुख हुई थी। और फिर उस टाइम पे ही 1947 से 1991 तक शीत युद्ध आया। तो शीत युद्ध का दौर था, तो जो विश्व है वो दो गुटों में बटा हुआ था। भारत ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया, तो वही गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। तो उस टाइम पे गुजराल सिद्धांत, पंचशील समझौता, ये सब चीज़ें भी आई और कहीं ना कहीं परमाणु शक्ति संपन्न भी भारत देश बना। तो ये सब चीज़ें विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित हुई हैं और कैसे कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में विदेश नीति में चेंजेस आए हैं। तो इस तरह से दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे कि भाई भारत की जो विदेश नीति है उसमें जवाहरलाल नेहरू के समय और इंदिरा गांधी के समय, उनके समय क्या क्या चेंजेस आए। मेन हम सारे प्रधानमंत्री और उनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेन एक दो जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं और कैसे विदेश नीति जो है अब टिल येट तक विदेश नीति क्या चल रही है। तो इस बारे में कल हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे हम टॉपिक उठाएंगे। तो उसके बाद हम उठाएंगे कि भारत के विभिन्न देशों के साथ क्या क्या संबंध है, भारत के चीन के साथ क्या संबंध है, भारत के पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, भूटान, नेपाल, तो इन सब के साथ क्या क्या रिलेशन रह रहे हैं। इस टाइम आपको पूरी फॉरेन पॉलिसी समझ आ जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ उनको शेयर कर दो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं। So thank you so much for watching. Bye bye. Take care.